सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बताया असंवैधानिक। एसबीआई को अप्रैल 2019 से अब तक बेचे गए बॉन्ड का ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को सौंपने का दिया आदेश। दोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री की ये दूसरी कतर यात्रा। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच होगी तीसरे दौर की वार्ता। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। बीजेपी ने संदेश खाली में हुई घटना की जांच के लिए बनाई उच्च स्तरीय समिति। आज एससी आयोग भी करेगा संदेश खाली का दौरा। तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने भी कहा, बंगाल की पुलिस तृणमूल के गुंडों के साथ पीड़ितों को दे रही है धमकी। और कुर्क होगी हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत 9 उपद्रवियों की संपत्ति। अदालत ने पुलिस को दिए कार्रवाई के आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों के फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिए कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही कोर्ट ने बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड बेचना बंद करने के लिए कहा। कोर्ट ने एसबीआई को अप्रैल 2019 में अब तक बेचे गए जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उनका ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपने के लिए कहा है। कोर्ट ने माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वोटर के जानने के अधिकार का हनन करती है। बेंच ने माना कि यह स्कीम वोटरों के आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करती है। एसबीआई चुनावी बॉन्ड पाने वाले राजनीतिक दलों का सभी विवरण 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप देगा। 13 मार्च तक इसे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित भी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कतर में हैं। संयुक्त अरब अमीरात से प्रधानमंत्री कल शाम सीधा दोहा पहुंचे, जहां आज उनकी मुलाकात कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होनी है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने यात्रा के पहले दिन कतर के प्रधानमंत्री अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात वो करेंगे और साथ ही द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होनी है। उनकी कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अल थानी के साथ बातचीत शानदार रही। हमने भारत और कतर के बीच मैत्री को और मजबूत बनाने पर चर्चा की है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री की एक कतर के प्रधानमंत्री के साथ बेहद फलदायी वार्ता हुई है और पिछले दिनों कतर में सजायाफ्ता 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री की दोहा की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी दूसरी कतर यात्रा है। दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग बहुत ही खुश और उत्साहित दिखे। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, ऊर्जा साझेदारी, संस्कृति और शिक्षा में सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में रिश्ते लगातार मजबूत हुए। भारतीय समुदाय के 8 लाख से अधिक लोग दोहा में रहते हैं।
आंदोलन कर रहे किसानों के साथ आज केंद्र सरकार की एक और दौर की वार्ता होनी है। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चंडीगढ़ में किसानों के साथ बातचीत करेंगे। सरकार बार बार और लगातार कह रही है कि किसान बातचीत के जरिए हल निकालें। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान आंदोलन को लेकर सभी पक्षों को ध्यान में रखकर बात करने के साथ साथ ये भी कहा कि ये ध्यान रखना होगा कि किसान आंदोलन से लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित ना हो। इस बीच किसानों को हरियाणा में प्रवेश से रोकने के लिए हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आंदोलन के जवाब में अर्धसैनिक बल की 64 कंपनियां और राज्य पुलिस की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। आंदोलन की बात की जाए तो सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के आंदोलन से जनजीवन व्यस्त है और आंदोलन का सबसे ज्यादा खामियाजा आम आदमी, मजदूर और कारोबारी भुगत रहे हैं। किसान आंदोलन ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। ट्रैफिक जैम और कारोबार जगत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। किसान आंदोलन से संबंधित 2 जनहित याचिकाएं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की गईं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकारों को अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें होने वाले किसी भी असुविधा को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्यों को एक नोटिस भी जारी किया जिसमें पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया। अदालत ने कहा कि संबंधित पक्षों को बैठकर समस्या सुलझाने के लिए कहकर विवाद को सुलझाने के पक्ष में है। इस मामले में अगली सुनवाई आज होनी है। किसान संगठन बार बार एमएसपी को लेकर आंदोलन प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि केंद्र सरकार किसान परिवारों और खेती की दशा और दिशा सुधारने के लिए हर साल 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करती है। इसमें फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी के अतिरिक्त कृषि मंत्रालय की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 27,662.67 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में लगभग 5 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 1,25,035 करोड़ रुपए के आसपास रहा। साल 2023-24 में कृषि एवं किसान कल्याण पर केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए और फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी पर 1.75 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन और मत्स्य पालन आदि पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया था। अगर आंकड़ों पर एक नजर डालें तो केंद्र सरकार हर एक किसान पर वर्तमान में कृषि और उर्वरक मंत्रालय के तहत प्रतिवर्ष लगभग 22,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। खेती के नुकसान को कम करने के लिए 2016 में शुरू हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 15,500 करोड़ का आवंटन किया गया। इससे करोड़ों किसानों की फसल क्षति की भरपाई हो रही है। कृषि उपज को बाजार से संबद्ध करने के लिए 10,000 कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 7,774 बन चुके हैं। इन्हें इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी कवर के रूप में 357 करोड़ रुपए भी जारी हुए हैं। अगले 2 वर्षों के दौरान नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1,261 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा। खेती को आसान और आधुनिक बनाने के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के रूप में प्रतिवर्ष औसतन 640 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए जा रहे हैं। खबर कोलकाता से, जहां के अस्पताल में भर्ती पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुलाकात की। संदेश खाली जाते वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई थी, जिसमें सुकांत मजूमदार को चोट आई। फिलहाल वो कोलकाता के बशीरहाट मल्टी फैसिलिटी अस्पताल में है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी इस मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमलावर है। कहा यह जा रहा है कि इस बर्ताव की जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं। संदेशखाली के लोगों के साथ खड़ा होने के लिए बार बार हम लोग जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे नेता भी जा रहे हैं। पुलिस ज़बरदस्ती कर रही है। काल जिस प्रकार हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के ऊपर हुआ है, यह अमानविक है। धक्का धक्की ज़बरदस्ती हुई उनके ऊपर, इसलिए वो बीमार पड़े हैं, उनको चोट आई है मानसिक और शारीरिक। मुझे उम्मीद है जल्दी ठीक होकर फिर वो नेतृत्व देंगे।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न और हिंसा की घटनाएं लगातार सुर्खियों में हैं। आज एक और जहां एससी आयोग के सदस्य संदेशखाली का दौरा करेंगे, वहीं बीजेपी इसे लेकर ममता सरकार और उनकी पार्टी टीएमसी पर लगातार हमलावर है। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी। समिति में 2 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। सभी सदस्य घटनास्थल का दौरा कर जानकारी इकट्ठा करेंगे और अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगे। जेपी नड्डा ने संदेशखाली की घटना को हृदय विदारक बताया। समिति के सदस्यों की बात करें तो इसका संयोजक केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। अन्य सदस्यों में केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक और सांसद ब्रिजलाल है। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रवंती श्रीनिवासन ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के साथ पीड़ितों ने अपने बयान में पुष्टि की है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस तृणमूल के गुंडों के साथ उन्हें धमकी दे रही है और ये इस बात से स्पष्ट है कि वहां की पुलिस अपने ट्वीट में जवाब छिपा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि छुपाने से सच नहीं छुप जाएगा। उन्होंने बीजेपी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग करते हुए लिखा कि जब वो और उनकी बनाई गई टीम वहां का दौरा करेगी और पीड़ितों से मिलेगी तो हम सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं को न्याय मिले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। और अब बात बोर्ड परीक्षाओं की। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। इस साल भारत और विदेश के 26 देशों से 39 लाख से अधिक छात्र इन बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के 877 परीक्षा केंद्रों पर 5,80,000 से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। बोर्ड ने परीक्षाओं के दौरान लोगों को गलत खबरों और अफवाहों के प्रति सचेत करते हुए अनुरोध किया है कि परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग ना लें और संचार के किसी भी माध्यम से अफवाहों को ना फैलाएं। आज ड्राइंग का पेपर है, तैयारी अच्छी है। सुबह 4 बजे उठ के पढ़े थे, रात में भी पढ़ाई की, बहुत अच्छी पढ़ाई है। एक्साइटमेंट भी है पर थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है। क्लास 10th का आज पेपर शुरू हो रहा है, जिसमें बच्चों से कहा गया है केवल वो एडमिट कार्ड लेकर आएँ और स्टेशनरी लेकर आएँ। किस कोविड प्रोटोकॉल के तहत सैनिटाइजर्स वो लेकर आ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का प्रिंटेड मटेरियल और किसी भी तरह के बार्ड आइटम्स को आज नहीं लेकर आना है। Whatever the rule regulation, we have to follow it, and I'm very happy. And my best wishes for all the students of the board examinations. कोशिश यही है कि हो जाए, पास भी हो जाए, अच्छे नंबर मिल जाए, बस और क्या। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे अमेरिका की 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। जनरल मनोज पांडे अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए। जनरल मनोज पांडे को अमेरिकी सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने शहीद अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब बात भारतीय रेल की, जिसे देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर के तौर पर जाना जाता है, जिसमें रोजाना 3 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। पैसेंजर ट्रेन से लेकर एग्जीक्यूटिव ट्रेन और रोजाना ये आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करती हैं। भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली रेल का इतिहास भी दशकों पुराना है। विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन फेरी क्वीन से लेकर शताब्दी, राजधानी, हमसफर, गतिमान और तेजस को आपने पटरियों पर दौड़ते हुए देखा होगा। पर आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ाती हुई नए भारत की नई पहचान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। देखिए रिपोर्ट।
भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन देश की पहली वंदे भारत ट्रेन आज ही के दिन 2019 में पटरियों पर दौड़ी थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वाराणसी के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत की वंदे भारत, एक ऐसी ट्रेन जिसकी रफ्तार शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनों से भी ज्यादा थी। इस पहली स्वदेशी ट्रेन सेट को चेन्नई के रेल कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया था, जिसकी अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत पूर्णतः भारत में किया गया। मेक इन इंडिया का मकसद न सिर्फ देशी विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं का निर्माण है, बल्कि विश्व पटल पर भारत की लगातार मजबूत होती अर्थव्यवस्था को स्थायी ढांचा प्रदान करना भी है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को की थी। यही कारण था कि 2017 में इस ट्रेन सेट की परिकल्पना की गई और 2019 में इस सपने को हकीकत में तब्दील किया गया। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस इस ट्रेन की तुलना हवाई जहाज से भी की जा सकती है, जिसमें दोनों तरफ ऑटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाजे, दरवाजों के साथ स्लाइडिंग सीढ़ियां, सभी कोच में वाईफाई और इंफोटेनमेंट की सुविधा, जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मॉड्यूलर टॉयलेट, वातानुकूलित कोच, एडजस्टेबल आरामदायक सीट, दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए व्हीलचेयर के लिए अलग से कोच में स्पेस, यात्री सूचना के लिए एलईडी स्क्रीन और स्पीकर और सामान रखने के लिए कोच में अलग रैक नजर आता है। सरल भाषा में कहा जाए तो ये ट्रेन सेट भारतीय रेल इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल उदाहरण है, जिसे पूरा कर पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं था। आज देश भर में 82 वंदे भारत ट्रेन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वंदे भारत ट्रेनों की कुल ऑक्यूपेंसी 96.62% रही। दिल्ली से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात रक्षा क्षेत्र की। रक्षा सामग्री के निर्माण में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और तो और इस सक्रियता को और भी अब बल दिया जा रहा है और इसी के साथ ऐसा वातावरण भी निर्मित किया जा रहा है जिससे युद्धक सामग्री का निर्माण करने वाली सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों में जो कंपटीशन है वो बढ़े। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल के माध्यम से लेन देन किए गए कुल ऑर्डर मूल्य के मामले में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया गया, जिससे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। देखिए उससे जुड़ी ये रिपोर्ट। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में तमाम क्षेत्रों का योगदान तो है ही, लेकिन रक्षा क्षेत्र में बीते कुछ सालों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के नजरिए से ठोस नीतिगत फैसलों से तो मदद मिल ही रही है, साथ ही सरकार घरेलू खरीद को प्रोत्साहित कर आयात पर होने वाले खर्च को कम करने में भी जुटी है और लगातार तेजी से इजाफे के साथ इसमें तमाम उपलब्धियां भी देखने को मिल रही हैं। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से लेन देन किए गए कुल ऑर्डर मूल्य के मामले में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकारी ई मार्केट प्लेस को ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी कि GMV के रूप में भी जाना जाता है। इसमें से लगभग 45,800 करोड़ रुपए के लेन देन चालू वित्त वर्ष में दिए गए हैं। अंडे जैसी सामान्य वस्तुओं की खरीद से लेकर मिसाइल सिस्टम और महत्वपूर्ण रक्षा अधिग्रहण तक जेम ने रक्षा मंत्रालय को 5.47 लाख से अधिक ऑर्डर पूरा करने में मदद की है। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के जरिए रक्षा मंत्रालय इस चौंका देने वाले आंकड़े को पार करने वाली पहली केंद्रीय सरकारी इकाई है। ये रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च को अनुकूलित करने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता का उदाहरण है। ये उपलब्धि बदलाव को अपनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के प्रमुख प्रचारक के रूप में स्थापित होने के रक्षा मंत्रालय के प्रयास और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सामाजिक समावेशन को अधिकतम करने के GEM के मूल मूल्य के अनुरूप रक्षा मंत्रालय ने कुल ऑर्डर का 50.7%, जिसकी राशि 60,593 करोड़ रुपए है, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रदान किया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच रही है।
जीईएम की स्थापना के बाद से रक्षा मंत्रालय से प्रारंभिक रूप से अपनाने वाला रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों, लेह लद्दाख और विभिन्न द्वीप क्षेत्रों जैसे दूर दराज के इलाकों सहित देश भर के लगभग 19,800 रक्षा खरीदारों द्वारा पोर्टल पर रखे गए अपार भरोसे की वजह से रक्षा मंत्रालय ने ये उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा जीईएम प्लेटफॉर्म पर रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों की भागीदारी ने न केवल खरीद को आसान बनाया है बल्कि बिक्री को भी सुविधाजनक बनाया है, जो खरीद परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। रक्षा क्षेत्र को मजबूत और सशक्त बनाने की कवायद तेज गति से जारी है। इसमें तमाम तरह के नए प्रयोग और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेज गति से काम जारी है। साथ ही मांग एकत्रीकरण मॉड्यूल जैसी पहलों के माध्यम से जीईएम सरकारी लेन देन को किफायती बनाना और उसे सक्षम बनाने का काम जारी रखता है और विभिन्न संगठनों में समान उत्पादों के लिए मांग हासिल करके जीईएम रक्षा मंत्रालय जैसे खरीदारों के लिए बड़ी मात्रा में खरीद के लाभों को अधिकतम कर रहा है, जो सरकारी खरीद प्रथाओं में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात पेटीएम से जुड़ी हुई, जिसे ईडी के नोटिस के बाद अब एक और झटका लगा। पेटीएम के शेयरों के लिए सर्किट लिमिट को और घटा दिया गया। आरबीआई की कार्रवाई के बाद लगातार 2 कारोबारी सत्रों में इसका जो शेयर है उसमें 20% के लोअर सर्किट पर वो आकर बंद हुए थे। इसके बाद इस लिमिट को घटाकर 10% किया गया और फिर इसे 5% कर दिया गया। शेयर की सर्किट लिमिट घटाने का आखिर मतलब क्या है, आइए आपको इसके मायने समझाते हैं। इसका मतलब यह है कि शेयर एक दिन में अधिकतम सिर्फ 5% तक ही उतार चढ़ाव कर पाएगा। वहीं ईडी ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ शुरुआती जांच भी शुरू की है। आरबीआई ने पेटीएम पर पाबंदी लगाते हुए कहा कि वे 29 फरवरी से नई जमा राशि को स्वीकार ना करे। आरबीआई ने अपने इस कदम की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया। वहीं आरबीआई ने मास्टर कार्ड और वीजा जैसे कार्ड नेटवर्क्स को कॉरपोरेट और छोटे उद्यमों की ओर से वाणिज्यिक कार्ड से किए जाने वाले भुगतान को रोकने का भी निर्देश दिया। अन्य बिजनेस आउटलेट्स पर हो रहे लेन देन भी अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रमुख सार्वजनिक और निजी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और सीईओज के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण मुद्दों और नियामक अधिकारियों और बैंकिंग नेताओं के बीच निरंतर बातचीत सुनिश्चित करना था। गवर्नर दास ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अच्छे वित्तीय प्रदर्शन के लिए बैंकों की प्रशंसा की, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही के प्रति आगाह भी किया। बैठक के दौरान गवर्नर दास ने बैंकिंग परिदृश्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न जोखिम को कम करने के लिए सतर्क और सक्रिय रहने का आग्रह किया। उन्होंने व्यक्तिगत ऋण में तेजी से वृद्धि, ऋण दिशा निर्देशों का पालन, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संपर्क, साथ ही लिक्विडिटी का जो जोखिम प्रबंधन है और डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और सुविधाजनक परिचालन सुनिश्चित करने के लिए आईटी और साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की भी सलाह दी। इसके अलावा शक्तिकांत दास ने बैंकों को आरबीआई की फिनटेक पहल में सक्रिय रूप से शामिल होने और दक्षता के साथ साथ सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजिटल बैंकिंग समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। एक नजर कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI पर आधारित महंगाई दर कम होकर पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 3 महीने के निचले स्तर 0.27% पर पहुंच गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य वस्तुओं व विनिर्मित उत्पादों के दाम में आई कमी के कारण ऐसा हुआ है। इसके पहले दिसंबर 2023 में थोक महंगाई दर 0.73% थी। नकली धन प्रबंधकों द्वारा ठगे जा रहे लोगों को आगाह करते हुए बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को ऐसी अवैध इकाइयों से आगाह किया है जो पंजीकृत होने का दावा करती है और अधिक रिटर्न का वादा करती है। सेबी ने जांच परख करने, पंजीकरण सत्यापित करने और अधिक रिटर्न का वादा करने वाले निवेशों से सावधान रहने और पैसा देने से पहले ऐसी इकाइयों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जाँच का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने बाइक टैक्सी कारोबार को कानूनी जमा पहनाने के लिए बाइक टैक्सियों की परिभाषा स्पष्ट की है। इसके तहत देश में मोटरसाइकिलों को कानूनी तौर पर अनुबंध गाड़ी के तौर पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने 2 मार्च को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आयोजित करने का ऐलान किया है। NSE और BSE ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि 2 मार्च को आयोजित होने वाले इस सेशन के दौरान इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में ट्रेडिंग की जाएगी। इस दिन डिजास्टर रिकवरी साइट पर इंट्राडे स्विच ओवर किया जाएगा। यह DR साइट साइबर अटैक जैसी परिस्थितियों में डेटा को बचाने का काम करेगी, साथ ही ट्रेडिंग भी और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। घरेलू यात्रा वाहनों की थोक बिक्री जनवरी में सालाना आधार पर 14% बढ़कर 3,93,074 इकाई हो गई। यह जनवरी में अभी तक दर्ज बिक्री का सर्वाधिक आंकड़ा है। उद्योग संगठन सियाम ने यह जानकारी दी। वहीं जनवरी 2023 में थोक बिक्री 3,46,080 इकाई रही थी। पेटीएम बैंक के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी फीमा के उल्लंघन का भी आरोप है और प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक पेटीएम बैंक द्वारा कई प्रकार के उल्लंघन किए जाने की चिंता जता चुका है। वित्त वर्ष 2024 की दिसंबर तिमाही में भारत का सर्विस ट्रेड सरप्लस पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 16% बढ़कर 44.9 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इससे वैश्विक उथल पुथल के बीच व्यापार में मजबूती के संकेत मिलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक सर्विस एक्सपोर्ट दिसंबर तिमाही में 5.2% बढ़कर 87.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि इस दौरान सर्विस इंपोर्ट 4.3% घटकर 42.8 अरब डॉलर हो गया है। कोयला मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अपने लक्ष्य को पार करते हुए सरकारी ई-मार्केट प्लस खरीद में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 14 फरवरी 2024 तक जिम के माध्यम से खरीदारी प्रभावशाली ढंग से बढ़कर 63,890 करोड़ रुपए हो गया, जो वार्षिक लक्ष्य का 300% है। इसके साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड ने सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के बीच जिम पोर्टल पर शीर्ष स्थान बनाए रखा है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं एक्सप्रेस 100 में इस संध्या के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।